Hello students, welcome back to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti Chaudhary and we are doing NCERT series 9 to 12 and I am teaching you history. और अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने थर्ड पार्ट तक हमने हिटलर के राइज को कैसा वहां पर शासन चल रहा था, कैसे हिटलर वहां पर यूथ पर वर्क कर रहा था, कैसे वहां पर लोगों पर वो अत्याचार कर रहा था, स्पेशली ज्यूज पर, वो सब हमने देखा। आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे फिर इसका अंत होता है। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि मदरहुड के बारे में, नाजी जो कल्ट था उसके क्या विचार थे, मदरहुड को वो किस तरह से देखते थे, और जो मदर्स की स्थिति थी वहां पर, हम कह सकते हैं कि जो सिचुएशन और कंडीशन वहां पर मदर्स की थी वो किस तरह से थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट वन कि मदरहुड के बारे में उनके क्या विचार थे, बच्चों को किस तरह से रखा जाता था, और फिर एट द एंड वहां पर क्या होता है। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो बच्चे ज्यूज की तरह दिखते थे, जिनका ज्यूज की तरह जो दिखते थे या जो ज्यूज होते थे, उनको वो मार दिया जाता था वहां पर, या उनको अलग कर दिया जाता था। पहले अलग करते थे, फिर उनको कहते थे कि उनसे कोई हमें रिलेशन नहीं बनाने हैं, और उसके बाद लास्ट में तो बोल दिया कि इनका मरना ही इनके लिए बेहतर है। उसको वो फाइनल सोल्यूशन बोलता था। सो क्या हुआ? द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. तो वहां पर क्या लोगों को, बच्चों को क्या बताया जाता था? बचपन से ही एक नाजी विचारधारा उन पर थोप दी जाती थी। तो बच्चों को क्या बताया जाता था कि जो वुमेन है और जो मैन है, दे आर रेडिकली डिफरेंट, एक दूसरे से अलग है। ठीक है। The fight for equal rights for men and women that became the part of the democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society. और देखिए वहां पर क्या वो बता रहा था कि जो ये फाइट हो रही है ना कि इक्वल राइट्स चाहिए वुमेन को मैन के बिल्कुल बराबर, ये सब बकवास है। इससे क्या है कि जो सोसाइटी है वो खराब हो जाएगी, ये सब चीजें सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। वाइल बॉयज वर टॉट, और बॉयज को क्या सिखाया जाता था कि उनको मैस्कुलिन होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, स्टील हार्टेड होना चाहिए, पत्थर दिल बनना चाहिए। गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स, उनको अच्छी माँ बनना है, एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और प्योर ब्लडेड जो आर्यन है, जो शुद्ध रूप वाले आर्यन है, उनको बस वही बच्चे पैदा करने, उन्हीं को पालना है। एंड गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूज, उनको प्योरिटी बनाकर रखनी है कि हमें जो वो बच्चे पैदा करेंगी वो क्या होने चाहिए? शुद्ध रूप से आर्यंस होने चाहिए। उनको ज्यूस से दूरी बनाकर रखनी है, एंड लुक आफ्टर द होम, अपने घर बार की देखभाल करनी है, एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज। तो सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर था वहां पर? जो बच्चों पर और मदर पर जो फोकस था वो था आपका नाजी वैल्यूज पर, कि एट द एंड की शुरू से बचपन से लेकर यूथ तक, चिल्ड्रन टाइम पर यूथ टाइम तक, उनको क्या चाहिए कि बच्चों में इतनी नाजी वैल्यूज आ जाए, इतनी नाजी वैल्यूज आ जाए कि वो एग्रेसिव हो जाए, एकदम एकदम एग्रेशन से भरे हो, ज्यूज को बिल्कुल नफरत की नजर से देखते हो। तो इस तरह से उसने सोसाइटी का जो माइंडसेट था इस तरह से बना दिया था। दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। एग्जैक्टली सेम वही चीज हो रही थी। इन 1933 हिटलर सेड, 1933 में हिटलर ने क्या कहा था कि जो उसका राज्य है, इन माई स्टेट, मेरे राष्ट्र में, द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। मदर को वो सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन मानता था, मतलब मदर को सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन का दर्जा दिया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट ऑल मदर्स को नहीं दिया जाता था वो। ऑल मदर्स वर नॉट इक्वल इन हिज आईज। जो बच्चे पैदा करेंगी क्या, जो आर्यंस वाले, जो ठीक है, जो बच्चे एक शुद्ध रूप से आर्यंस उसको लगेंगे, वो ही मदर, उसी मदर को हर जगह फायदा मिलेगा। अदरवाइज और किसी को वो इतनी अच्छी नजरों से नहीं देखता था। उसको लगता था कि फिर इनका जीना जो है वो बिल्कुल खराब है, इनको मार देना चाहिए। सो बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, जो रेशियली मतलब उसके नस्ल से अलग है, अनडिजायरेबल है, अयोग्य है, वर पनिश्ड, एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल, और जो उसको चाहिए आर्यंस, उनको क्या होता था? उनको अवार्ड दिया जाता था। अवार्ड कैसे दिया जाता था कि उनको कि मतलब ये देना है वो देना है, स्पेशली जब वो हॉस्पिटल्स में उनको फेवर किया जाता था कि उनको कम पैसे में उनका इलाज हो जाएगा। दे आर
favored treatment in hospitals, were also entitled to concession in shops में concession दिया जाता था, on theater tickets में भी उनको concession मिलता था, and railways fares में भी। तो देखिए जो आर्यंस की मदर थी, जो प्योर ब्लडेड आर्यंस जो था, उनकी जो मदर थी, उनको हर जगह पर फेवर किया जाता था, ठीक है, फेवर किया जाता था। लेकिन जो अनडिजायरेबल जिसको वो मानता था, वो जो बच्चे होते थे, जो उनकी माएँ होती थी, उनको पनिशमेंट का अधिकार होता था। सो मदर जो थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, बट नॉट ऑल द मदर्स वर इक्वली ट्रीटेड। ओके, अब देखिए उसने फिर एक वो भी बनाया था कि जो वुमेन को एनकरेज करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे, बिकॉज वो वॉर में विश्वास रखता था। वॉर कैसे लड़ा जाता है? जब आपकी आर्मी स्ट्रांग हो। आर्मी कब स्ट्रांग होगी? जब उसमें यूथ ज्यादा जाएगा। तो उसको क्या चाहिए थी कि और ज्यादा बच्चे, आर्यन वाले बच्चे पैदा हो, जिनको वो एग्रेशन से भर दे, उनकी आर्मी को ज्वाइन कर ले। सो टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड, कि उनको तमगे दिए जाते थे। कैसे? कि ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था 4 चिल्ड्रन के लिए, सिल्वर दिया जाता था 6 के लिए, और गोल्ड दिया जाता था 8 या 8 से ज्यादा के लिए। तो कि जिससे वो ज्यादा बच्चे पैदा करें तो उनको प्राइज भी मिलता था। All Aryan women who deviated from prescribed code of conduct were publicly condemned. और जो इस निर्धारित जो रूल था, ये कोड ऑफ कंडक्ट था, इससे जो भी अलग जाती थी, आपका जो निर्धारित आचार संहिता बनाई हुई थी, तो उसकी पब्लिकली उसकी निंदा की जाती थी, कंडेम किया जाता था, एंड सिवियरली पनिश्ड, उसको पनिश्ड किया जाता था। कैसे? Those who maintain contact with Jews, जो भी ज्यूज से कांटेक्ट रखेंगी, उनको पोल से, जो पोलैंड वाले लोग थे, रशियन से, ये तीनों उसके कट्टर दुश्मन थे। ये आपने तीनों पार्ट्स में पढ़ा है। और अगर आप डायरेक्टली इसको देख रहे हो, सो आई विल सजेस्ट कि आप 3 पार्ट्स को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस पर आइएगा, तो आपको समझ आएगा कि पीछे वाली स्टोरी क्या थी। सो ज्यूज, पोल्स, रशियंस उसके कट्टर दुश्मन है। तो उनको जो वुमेन उनसे कांटेक्ट रखेगी, उसको क्या किया जाएगा? उसको पैरेडेड, उसको परेड कराई जाएगी थ्रू द टाउन विद शेव्ड हेड्स, उसके बाल कटवा के, सर मुंडवा के उसको, एंड ब्लैक एंड फेसेस, उसके मुंह पर कालिक पोत कर, और गले में वो प्लैक कार्ड्स डालकर, और उसमें लिखा होगा आई हैव सॉलिड द ऑनर ऑफ माई नेशन, कि मतलब मैंने अपने जो राष्ट्र का जो मान है उसको मलिन कर दिया है, उसको, उसकी छवि खराब कर दी है। वो सब उसको कार्ड्स पर डालकर, लिखवा कर उसको पूरे टाउन में घुमाया जाता था। Many received jail sentences and lost civic honors. उनको उन पद से भी त्याग करना पड़ता था, और उनको ऑनर भी नहीं मिलता था वहां के सिटीजन का, एंड उनको सेंटेंस, जेल भी होती थी, जेल सेंटेंसेस भी रिसीव्ड हुए, एज वेल एज देयर हस्बैंड्स एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, उनको अपने पति से, फैमिली से भी दूर किया जाता था इस क्राइम के लिए। जो ये किस लिए? कि अगर वो इन तीनों से कोई भी कांटेक्ट रखेंगी। सो देखिए अब उसने क्या कर दिया था, बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। और ये सब चीजें हो रही थी, क्यों हो रही थी? क्योंकि इसका प्रचार जोरों शोरों पे हो रहा था, और प्रचार अगर किसी चीज का जोरों शोरों पे हो रहा है और पब्लिकली लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो फिर वो गलत नहीं लगता है। तो किस तरह से वो मतलब वहां पर प्रचार कर रहे थे कि लोगों को ये चीज सही लग रही थी कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, या आंख बंद करके बैठे हैं, कोई भी इसके विरोध करने के लिए उतरा ही नहीं है। तो ऐसा क्या आर्ट था उनका, ये प्रचार करने का, प्रोपेगेंडा का क्या उनका आर्ट था, क्या उनकी स्किल थी? लेट्स सी। द नाजी रिजाइम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर। मीडिया को और जो लैंग्वेज यूज करते थे वो बहुत संभाल के, देखभाल के यूज करते थे कि क्या बोल रहे हैं। एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, और मतलब वो एक अच्छा इम्पैक्ट उसका जाए, तो बहुत अच्छे से वो जो यूज करते थे अपनी लैंग्वेज, अपनी मीडिया बहुत अच्छे से यूज करते थे। The terms they coined to describe their various practices are not only deceptive, they are chilling. मतलब कि वो उनको they are not deceptive only, कि वो दर्दनाक ही नहीं थी, वो बहुत chilling थी। कैसे? जैसे वो यूज करते थे कि मर्डर, किल, वो कभी यूज नहीं करते थे कि मार दिया, मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, ये वर्ड्स थे ही नहीं। वो क्या करते थे, क्या यूज करते थे? किलिंग, मर्डर आप पढ़ते हो ना आज की न्यूज़पेपर्स में, इतने लोगों का, वो नहीं करते थे। वो क्या बोलते थे इस चीज को, उन्होंने एक अच्छा नाम दिया था, क्या? कि जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट, हमने उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया है, कि जो ज्यूज है वो, उनको जीने का हक नहीं है, तो हमने उनका स्पेशल ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है। फाइनल सोल्यूशन, कि इनका अंतिम समाधान हो रहा है कि ज्यूज को मुक्ति तभी मिलेगी जब वो मर जाएंगे। फाइनल सोल्यूशन। उसके बाद
यूथेंशिया क्या होती है? आपकी इच्छा मृत्यु। कि जो भी डिसेबल्ड है, उसको इच्छा मृत्यु दे दी कि ये किसी काम का तो है नहीं, तो चलो इसको अब इच्छा मृत्यु के तहत मार दो। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, कि अब इनको यहाँ से जो है संक्रमण फैला हुआ है, जो ये इन्फेक्शन फैला हुआ है, इसको मुक्त कर दो, संक्रमण मुक्त आप इसको बोल सकते हो। सो वो क्या करता था? इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स। इवैक्यूएशन क्या होती थी? कि लोगों को भर के डिपोर्ट किया जाता था गैस चैम्बर्स में। और गैस चैम्बर्स कैसे होते थे? गैस चैम्बर्स को बोलता था डिसइंफेक्शन एरियाज, जो आपका संक्रमण मुक्त क्षेत्र है। डिसइंफेक्शन एरिया कि जहां पर जाते ही लोगों को मार दिया जाता है, और वहां से क्या हो जाता है कि जो समाज में इन्फेक्शन फैला हुआ है लोगों की वजह से, वो खत्म हो जाएगा। और ये दिखते कैसे थे? ऐसे लगते थे जैसे बाथरूम है, और उसमें फेक आपके जो शावर वगैरह होते थे वो भी लगे होते थे। जो गैस चैम्बर्स होते थे बाथरूम के जैसे दिखते थे, और यहीं पे होता था लोगों का बिल्कुल कत्लेआम होता था। मीडिया वॉज केयरफुल। अब मीडिया उस टाइम पर भी, मीडिया का आप देखते हो आज के टाइम पर भी कितना रोल है, किसी चीज को मैनिपुलेट करके मीडिया क्या नहीं कर सकती है। सो मीडिया का यूज कैसे करता था हिटलर, और मीडिया कैसे उसके इन्फ्लुएंस में थी? तो मीडिया ऑफ कोर्स उसके इन्फ्लुएंस में थी, तभी तो लोगों को मतलब विरोध ही नहीं करना हो रहा था, लोग उसकी सपोर्ट में जा रहे थे। सो मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन द सपोर्ट फॉर द रेजाइम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। उसके वर्ल्ड व्यू पे उसको देख रही थी, विश्व दृष्टिकोण पर भी उसको सपोर्ट लेने पर लगी हुई थी। नाजी जो आइडियाज है वो स्प्रेड किए जा रहे थे, कैसे कि इमेज के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, कुछ भी करके मतलब कि उनको दिखाना है। और उसमें वो क्या करते थे कि जो जितने भी दुश्मन होते थे जर्मन एम्पायर में, जितने भी वहां के दुश्मन थे, उन सबको बिल्कुल ऐसे दिखाया जाता था, उनकी मजाक बनाई जाती थी, उनको बिल्कुल एक राक्षस की तरह एकदम दिखाया जाता था, बिल्कुल एविल इमेज उनकी बनाई हुई थी। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स, जो आपके समाजवादी और उदारवादी थे, इनको क्या दिखाया जाता कि ये बड़े वीक है, ये तो वीक है बहुत ज्यादा, इनके बस की कुछ नहीं है। एंड दे वर अटैक्ड एज फॉरेन एजेंट। उनको बोला जाता था कि ये फॉरेन एजेंट्स हैं, ये मतलब दूसरे देश के जो है उनके एजेंट हैं, तो इस वजह से उनको इसी तरह से दिखाया जाता था। प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई जाती थी, कैसे? ज्यूज के लिए। उसमें ज्यूज को दिखाया जाता था बिल्कुल उल्टा सीधा, कि वो काली दाढ़ी वाले होते थे, काफ्तान पहनते थे। अदरवाइज अगर जर्मनी में हम देखते थे उस टाइम पर, तो ज्यूज में और जो जर्मन्स जिनको बोलते थे कि जो वहाँ के लोग थे, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था, वो एक जैसे ही दिखते थे। लेकिन उनको अलग दिखाने के लिए उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको बिल्कुल ही अलग दिखाते थे वो मूवीज की तरह, कि जिससे लोगों को लगे कि ज्यूज जो है वो बहुत डिफरेंट है हमारे से, और उनमें नफरत भरना उनका जो काम था नफरत भरना था। ठीक है, तो इसलिए उनकी एक फिल्म भी बनी थी द एटर्नल ज्यू के नाम से। ठीक है, इस मूवी का नाम भी याद रखना है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। उसमें ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को जो है देखा जाता था, यहूदी जो होते थे, दे वर शोन, कि उनको मैंने बताया आपको कि बियर्ड्स होती थी, काफ्तान पहनते थे वो। एंड वेयर एज इन रियलिटी इट वाज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। और रियलिटी में क्या था, दोनों एक जैसे दिखते थे। सो ये सब क्या था? प्रोपोगेंडा चल रहा था। दे वर रेफर्ड एज वर्म इन रेड्स पेस्ट। अब देखिए उनको किस तरह से, उनको चूहों के बराबर, पेस्ट के बराबर उनको दिखाया जाता था। एंड उनकी जो मूवमेंट्स होती थी वो किससे? रोडेंट्स, आपके लिए छछूंदर आप बोल सकते हो, कि इनसे उनकी जो मूवमेंट है वो उनको दिखाते थे कि इनसे कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयर किससे किया जाता था? उन लोगों से किया जाता था। एंड नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, टैप्ड देयर इमोशंस, टर्न देयर हैटर एंड एंगर एट दोज मार्क एज अनडिजायरेबल। तो वो क्या करते थे? लोगों के दिमाग से खेलते थे, लोगों के दिमाग से खेल रहे थे वो। ऐसे नहीं कि कुछ भी हवा में चल रहा था, वो क्या करते थे? वो उसी चीज पे चोट करते थे जो लोग सुनना चाहते थे। अब जर्मनी का क्या था? बेड़ा गर्क हो रखा था, तो वो लोग क्या चाहते थे कि हमें कोई इससे निकाल ले। तो नाजिज्म जो लोग थे, जो नाजी लोग थे, वो क्या कर रहे थे? वो लोगों को एक सपना दे रहे थे, दिमाग से तो खेल रहे थे। क्या किया? फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर था उसमें भी वो हारे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो हारे, तो किया तो कुछ भी नहीं। अत्याचार जो है वो देश के अंदर इतना हो रहा है, तो कर क्या रहे थे? लोगों को क्यों इतना मजा आ रहा था? क्योंकि वो लोगों के दिमाग से खेल रहे थे, आपस में हिंसा हो रही थी। तो लोगों के दिमाग से खेलना एक बड़ी बात होती है। जो हिटलर उस टाइम पर खेलकर जो हिटलर ने किया, वो सब यही दिमाग का खेल था, कैसे उसने प्रोपेगेंडा चलाया। तो इसलिए इंसान को यहाँ से हम क्या सीखते हैं हिस्ट्री से, कि कोई भी चीज अगर आगे ना हो, तो अगर जैसे यहाँ पर हुई है जर्मनी में, तो ऐसी चीज कहीं पर ना हो दोबारा। तो किसी को भी अपने दिमाग से नहीं खेलने देना चाहिए। ठीक है, सो
The Nazis made equal efforts to appeal all the different sections of the population. हर एक जो सेक्शन था उसमें वो equal effort करते थे कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो. And they sought to win support by suggesting that the Nazis only could solve their problems. और उन्होंने क्या सपना दिखाया कि सिर्फ नाजी लोग ही हैं जो उनको सोल्व कर सकते हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स को, और कोई नहीं है. हिटलर ही था कि हिटलर ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा और कोई नहीं करेगा. तो एक चेहरा बना दिया था कि ओनली हिटलर नहीं तो कौन. तो फिर लोगों को क्या लगता था कि चलो भाई ठीक है, कोई है ही नहीं तो चलो हिटलर के सपोर्ट में चले जाते हैं. तो इसलिए प्रोपेगेंडा चल रहा था. देखिए क्या बोलता था, इस तरह के पोस्टर होते थे. जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर, कि जो जर्मन के फार्मर्स हैं वो बिलोंग करते हैं हिटलर से. वाई द जर्मन फार्मर स्टैंड्स इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स टुडे, कि वो बहुत दो तरह से खतरा है उसको. किससे खतरा है कि एक डेंजर है उसके पास अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, बिग कैपिटलिज्म, जो बड़े पूंजीवादी लोग हैं वहां से कैपिटलिज्म से खतरा है. दूसरा खतरा किस चीज से है, जो मार्क्स का इकोनॉमिक सिस्टम बनाया बोल्शेविक्स का. उसमें क्या था कि जो लोग हैं वो किस तरह से बढ़ चढ़ के अपना काम कर रहे थे, जो मार्क्स ने बोल्शेविक के सिस्टम में भी सुझाया था कैपिटलिज्म वाला. तो उसको लगता था कि अगर ये वाली चीज आ गई तो भी दिक्कत आ जाएगी, ये वाली चीज आ गई तो भी दिक्कत आ जाएगी. बिग कैपिटलिज्म एंड बोल्शेविकिज्म वर्क हैंड इन हैंड, दे आर बोर्न ऑफ जूइश थॉट. और उसको उसने क्या बता दिया, ये जूइश थॉट की बात करते हैं, यहूदीवादी लोग हैं ये. एंड सर्व द मास्टर प्लान ऑफ द वर्ल्ड जूडी, और ये वही विश्व को भी इसी तरह से दिखाना चाहते हैं. तो ज्यूज से इनको भी कनेक्ट कर दिया दोनों को. हु कैन अलोन कैन रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम दीज डेंजर्स, और इसको इस डेंजर से कैसे निकालेगा, रेस्क्यू कौन करेगा फार्मर्स को. तो उसने क्या नाम दिया हुआ था अपने आप को, नेशनल सोशलिज्म, जो आपका राष्ट्रीय समाजवाद है जिसकी वो बात करता था, राष्ट्रीय समाजवाद. तो इसलिए उसने हर एक सेक्शन को सोसाइटी के हिट किया है, उनके दिमाग से खेला है कि हर एक चीज फार्मर्स उसके हैं, आर्मी उसकी है, लोग उसके हैं. तो उसने क्या किया, लोगों के दिमाग से खेलना शुरू किया. ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. द कॉमन मैन जो थे, जो वहां पर लोग रह रहे थे, वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे. How did the common people react to Nazism? How did the common people react to Nazism? कैसे? Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language. कुछ लोग क्या कर रहे थे, उनको जो दुनिया दिखती थी ना वो सिर्फ नाजी की तरह ही दिखती थी, कि हाँ ठीक है जो वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं. उनको दिखता भी वही था, उनको सुनता भी वही था और वो बोलते भी वही थे. उनका अपना कुछ नहीं था. ठीक है. They feel hatred and anger surge inside. जब भी वो किसी जू को या किसी भी यहूदी को देखते थे तो उनको क्या लगता था, उनको गुस्सा आता था, नफरत होती थी. तो वहां पर क्या हो रहा था कि कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल नाजी को फॉलो कर रहे थे आंख बंद करके, उनका कुछ अपना दिमाग काम नहीं कर रहा था. ओके. उन्होंने मतलब उनके हाउसेस को भी अलग कर दिया था. एंड दे जेन्युइनली बिलीव्ड नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग. उनको सिर्फ क्या लगता था कि जो नाजिज्म है, जो नाजी चीजें हो रही हैं, जो नाजी लोग जो कर रहे हैं, उसी से समाज में क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी और उसी से सब अच्छा होगा. तो एक तरह के लोग हमने पढ़े वो क्या हो गए कि जो बिल्कुल अंधभक्त बने बैठे हैं, इनको हम बोल सकते हैं अंधभक्त बोल सकते हैं. ठीक है. हिटलर के अंधभक्त बने बैठे हैं. विरोध करने पे उनको देश से निकाल दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है उनके साथ. दूसरी क्या चीज हो रही है, बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी. अब हर एक जर्मन जो था वो नाजी नहीं था. मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, ब्रेविंग प्लस रेप्रेशन एंड डेथ. उनको पता था कि वो मर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग क्या करते थे, मैनेज करते थे उसको कट्टरता से विरोध करने के लिए. एंड द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वर पैसिव ऑनलुकर्स. ज्यादातर जो लोग थे वो क्या थे, वो आराम से उनके मूक दर्शक बने हुए थे और उन सब चीजों को होते हुए देख रहे थे. और ये जो पॉपुलेशन होती है जो देखती है आंख बंद करके, अरे हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, ये सबके लिए खतरा होती है. कल को ये लोग भी मरेंगे और आज ये किसी के लिए खड़े नहीं होंगे तो कल को इनके लिए खड़ा नहीं होगा. तो ये लोग क्या बने हुए थे, वो यही बने हुए थे कि उन्हें ना तो कोई दया थी ना ही कुछ मतलब था, वो बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए थे. ठीक है, चुपचाप. दे वर टू स्कैर्ड टू एक्ट. कुछ भी एक्ट करने से वो डरते थे. टू डिफर टू प्रोटेस्ट, वो कुछ नहीं करते थे. दे प्रेफर टू लुक अवे.
कि जैसे वो बोलते हैं ना कि बिल्ली बैठी है और कबूतर बैठा है, तो कबूतर को लगा क्या कि बिल्ली तो खाएगी नहीं, या बिल्ली नहीं देखेगी तो कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है, तो क्या बिल्ली तो खाएगी। तो ये लोग क्या कर रहे थे, अपनी आंख बंद करे बैठे थे, खुले होकर भी आंख बंद थी इन लोगों की। फिर इनके साथ क्या होता है, चलो खैर वो भी देखेंगे। उसके बाद आते हैं आपके नेमोलर। वो आपके पादरी थे और रेजिस्टेंट फाइटर। उन्होंने इस चीज को देखा, बहुत अच्छे से देखा, और फिर इन सब चीजों को किस तरह से वो लेकर आए, उन्होंने क्या लिखा, वो लिखते थे, ठीक है। उन्होंने ये सब चीजें कि लोग चुपचाप बैठे देख रहे हैं और इतने क्राइम्स हो रहे हैं कि इंसानियत का तो बुरी तरह हनन ही हो गया है बिल्कुल। तो उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने बहुत अच्छी चीज इसमें लिखी थी कि फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट। कि पहले जब हिटलर ने स्टार्ट किया ये सब करना तो वो कम्युनिस्ट को देखने के लिए आए, उसकी सर्च में आए, पर मैं तो कम्युनिस्ट नहीं था, तो ठीक है मैं क्यों, सो आई सेड नथिंग, मैं क्यों बोलूं कुछ। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, और मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं हूं, तो फिर मैंने भी, तब भी मैं चुप था। देन दे कम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, और मैं ट्रेड यूनियन से भी बिलोंग नहीं करता। देन दे कम फॉर द ज्यू, और मैं ज्यू भी नहीं हूं, तो मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नथिंग। देन व्हेन दे केम फॉर मी, वो जब मेरे लिए आए, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, तो खड़े होने के लिए कौन बचा, कोई भी नहीं बचा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छे से ये बात को समझाने के लिए लिखा है, और इससे आप समझ सकते हो कि क्या होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं, अरे इनके साथ ही तो हो रहा है, इनके साथ ही तो हो रहा है, तो जब कल को वो चीज हमारे साथ होती है तो हमारे साथ कौन खड़ा है। तो इसीलिए कुछ भी गलत होता है, तो अगर हमारे हाथ में कुछ होता है तो वी हैव टू स्टैंड फॉर दैट। जरूरी नहीं कि अपने ही लिए लड़ो, अगर कुछ अच्छा है तो हम दूसरों के लिए भी आवाज उठा सकते हैं। What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether। और जो Jews फील करते थे, जो यहूदी थे वहां पर, वो क्या फील करते थे, वो भी एक अलग स्टोरी बन गई थी। आपकी शार्लेट जो थी, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था लोगों के सपनों के बारे में, और उस बुक को फिर उन्होंने पब्लिश किया था द थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स के नाम से। उसमें क्या था, उसमें उन्होंने बताया है कि जो ज्यूज थे वो खुद भी ऐसा ही विश्वास करने लगे थे कि हाँ वो इस तरह से होते थे, इस तरह से कि ज्यूज को भी इतना ज्यादा वहां पर प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि ज्यूज अपने बारे में जो झूठी कहानी, रूढ़िवादी कहानी बनी हुई थी, उन सबको विश्वास करने लगे थे, ठीक है। और इस वजह से कुछ लोग जो थे, जो ज्यूज में कुछ लोग थे, वो अपने आप ही मर गए गैस चैम्बर तक पहुंचने से पहले। इतना ज्यादा खौफ में वहां पर जी रहे थे कि उनके सपने में भी वही चलता था। They trouble them even in their dreams। तो देखिए, नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट, आपका जो महाविध्वंस आप बोल सकते हो, बिल्कुल ध्वंस जो हो गया है, ठीक है, महाध्वंस जिसको हम बोलते हैं। Information about Nazi practice has trickled out of Germany during the last year of the regime। अब लास्ट में क्या होता है कि थोड़ी जो खबरें थी वो जर्मनी से बाहर जाने लगी कि वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन बहुत थोड़ी सी। उसके बाद क्या हुआ, बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड, द जर्मनी वॉज डिफीटेड एंड दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर्स ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। कि थोड़ी खबरें तो जा रही थी, लेकिन एग्जैक्टली वहां पर कितना बुरा हो रहा था वो कब पता चला, जब जर्मनी हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। Then, while the Germans were preoccupied with their own plight, as the defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operation, also called the Holocaust, जिसको महाध्वंस बोला जाता है। तो देखिए क्या हो रहा था कि वहां पर लोगों को क्या लग रहा था, अब जर्मनी हार गया। तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि जर्मनी हार गया। अब वहां पर क्या हो रहा है, जर्मनी हार गया, हिटलर ने सुसाइड कर ली। तो जो लोग थे, जो ज्यूज थे, वो क्या थे, वो चाहते थे कि जो उनके साथ हुआ है, जो उनके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ है, वो सारी दुनिया को पता चले। तो इसमें जो लोग वहां पर रहते थे ना, जो उनकी अपनी अलग सोसाइटी बनाई हुई थी, तो वो लोग कहते थे कि चाहे मैं आधा घंटा जीवित रह जाऊं, लेकिन मुझे इस वॉर के बाद, इस युद्ध के बाद मुझे थोड़ा जीवित रहना है, जिससे कि मैं दुनिया को बता पाऊं कि यहाँ पर ज्यूज के साथ, लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव हो रहा था। इस तरह की बातें वो लोग करने लगे थे। और फिर उन्होंने, कुछ लोगों ने अपनी डायरीज में लिखा था, किसी ने नोटबुक में लिखा था। हर एक जो लोग थे, कुछ लोग जो चाहते थे कि पता चले इन चीजों को, तो उन्होंने अपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो चीजें लिखी हुई थी कि दुनिया को पता चले। लेकिन जब नाजी जो लीडरशिप वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, जब उनको दिखा कि अब तो वो वॉर हार रहे हैं,
तो उन्होंने पेट्रोल जो है वो बांटना शुरू कर दिया अपने लोगों में, कि जिससे कि क्या किया जाए, जहां पर भी वो आरजीज नोटबुक्स जो उनके ऑफिसेज हैं जहां पर इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता था, उन सबको क्या कर सके, वो नष्ट कर सके, जलाए जा सके। लेकिन फिर भी जर्मनी की जब हार के बाद दुनिया को पता चला इस चीज का। Yet the history and the memory of the Holocaust live on the memoirs, fiction, documentaries, poetry, memorials and museums in many parts of the world today. उसके बाद भी आज भी उसकी जो मेमोरी है वो आपके डॉक्यूमेंट्रीज की फॉर्म में, फिक्शन के फॉर्म में, पोएट्री की फॉर्म में, आपके म्यूजियम में रखी गई है। क्यों रखी गई है, क्यों जिंदा है वो आज भी? बिकॉज इससे देखिए आप, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, These are a tribute to those who resisted it. ये उन सब के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने इसका विरोध किया, इसलिए रखा गया है। An embarrassing reminder to those who had collaborated. जिसने ये किया उसके लिए एक शर्मनाक रिमाइंडर है कि आपने क्या किया है इंसानियत के साथ। And a warning to those who watched it in silent. और उन सब लोगों के लिए एक वार्निंग है जिन्होंने ये सब शांति में होते हुए देखा, बिल्कुल चुप होकर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड दिस इज वेरी हार्ट टचिंग लाइन कि दीज आर अ ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड इट, एन एम्बैरेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड एंड अ वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस। और सबसे खतरनाक ये वाले लोग होते हैं, क्योंकि जब ये दूसरों के लिए नहीं बोलते ना, तो कोई इन लोगों के लिए बोलने के लिए नहीं आता है, क्योंकि कुछ भी करके ऐसा हो सकता था कि इतना सब हो रहा था तो कोई भी तो रेजिस्ट करता है वहां पर। तो इसलिए ये सब चीजें आज भी जिंदा है। ऑलराइट, उसके बाद दिस फिनिशेस द चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसके बाद देखिए आपके चैप्टर के लास्ट में ना 2 लेटर्स भी दिए हुए हैं, महात्मा गांधी राइट्स टू हिटलर। इसमें इन्होंने 2 लेटर लिखे हैं, एक एज अ रिक्वेस्ट इन्होंने हिटलर को लिखा था कि आप इस युद्ध को रोक दीजिए, युद्ध अच्छा नहीं होता है, इससे ह्यूमैनिटी का जो खतरा है ह्यूमैनिटी के ऊपर वो हट जाएगा, तो आप ये सब चीजों को देख लीजिए। और दूसरे लेटर में उन्होंने लिखा था कि नॉन वायलेंस भी एक ऐसी चीज है जिसके हिसाब से काम हो सकता है, कि जैसे डू और डाई, करो या मरो, उन्होंने दिया था ना कि करो या मरो विदाउट किलिंग और हर्टिंग भी हो सकता है। तो महात्मा गांधी उनको अपना विजन एक देना चाहते थे कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है, आप नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलकर, सत्य के रास्ते पर चलकर, ये वॉर से दूर हटकर भी अपने काम, अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो और जो आपको पाना है वो पा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज वेरी सिंपल है। यहाँ पे अगर चारों पार्ट्स को बहुत अच्छे से किया है तो एक्सरसाइज तो आपको यूं हो जाएगी चुटकी में, और अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए जाकर, बिकॉज अगर आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई है तो ये आप अच्छे से कर लोगे। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वाइमर रिपब्लिक। कि वाइमर रिपब्लिक जब बना तो उसको क्या दिक्कतें आई, ठीक है, वो क्यों नहीं चल पाया लंबे समय तक। Second is discuss why Nazism became popular in Germany by 1930. कि नाजिज्म की पॉपुलैरिटी कैसे हुई, वही आपको बताना है कि वो हार रहे थे, उनकी ट्रीटी हुई थी वर्साई में और फिर उसके लिए वो लोग पॉपुलर होते गए। What are the peculiar feature of Nazi thinking? उनके क्या फीचर्स थे, उनके जो मूल फीचर्स थे वो क्या थे, जो किस तरह से वो सोचते थे, वो तो आपको सब वही बताया है आपको पूरा। उसके बाद नाजी प्रोपेगेंडा, कि वो ज्यूज के लिए कितनी नफरत फैला रहे थे, उनका प्रोपेगेंडा क्या था। उसके बाद रोल बताना है कि वुमेन का क्या रोल था और उसको कंपैरिजन करके दिखाना है आपको। मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन का पढ़ाया था, तो ये दोनों को आपको कंपेयर करना है। And the last question is, in what ways did the Nazi state seek to establish total control over its people? कि उसने कैसे, किस तरह से अपने जो लोग थे उन पर पूरा का पूरा जो है कंट्रोल करने का कर लिया, कैसे एस्टैब्लिश किया कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। सो दिस फिनिशेस योर चैप्टर 3। ठीक है, इसमें हमने नाजिज्म के बारे में पढ़ा है, हिटलर के बारे में पढ़ा है और फिर देखा है कैसे उसका अंत हुआ। तो अंत भी अच्छा नहीं हुआ है, फिर उनको आत्महत्या ही करनी पड़ी थी। तो ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हिटलर का उदय हुआ, कैसे पतन हुआ और कैसे जो जर्मनी था उन दिनों अपने लिए लड़ रहा था और कैसे उसकी इकोनॉमिक हालत कितनी बुरी हो गई थी। So this finishes your chapter and I hope you enjoyed a lot in this chapter. These are the 4 parts of this chapter and this was the last. So I think you like this, and if you like then do like it, comment, share, subscribe. Thank you for this video. Have a nice day.